हेलो एंड मोस्ट वेलकम। तो हम लोग पोरीफेरा की स्टडी कर रहे हैं। आइए आज हम लोग स्केलेटन एंड स्पंजेस की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटन की बात करें तो हर एक पोरीफेरन के पास स्केलेटन होता है, और वो जो स्केलेटन है वो या तो स्पिक्यूल से बना होगा या स्पंजिन फाइबर से बना होता है। सो almost all the sponges are provided with a skeleton found embedded in mesenchyme. This may consist of separate spicules or interlacking spongin fiber, और ये इंटरलैकिंग की जगह इंटरलॉकिंग कह सकते हैं, जो इंटरलॉक करते हैं एक दूसरे को, और बोथ दोनों ही हो सकते हैं। Skeleton supports and protects soft body parts and also serves as the basis of classification of sponges. तो स्पंजेस के क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनके जो स्केलेटन होते हैं। एग्जैक्टली चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं स्पंजेस में, जो इसके स्केलेटन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला होता है वो है स्पिक्यूल्स। अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न के स्पिक्यूल्स होते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं। और दूसरा है स्पंजिन फाइबर, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। स्पिक्यूल्स से स्टार्ट करते हैं। स्पिक्यूल्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइंस और रेज दैट रेडिएट फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है। दीज आर सिक्रेटेड बाई स्पेशल मेसेनकाइमल अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट में ही मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्क्लेरोब्लास्ट में। सो इज इट क्लियर? ओके, गुड। ऑल काइंड ऑफ स्पिक्यूल्स हैव अ कोर ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या कोलेडल सिलिका का डिपोजिशन शुरू होता है और स्पिक्यूल बनना शुरू हो जाता है। सो ऑल काइंड ऑफ स्पिक्यूल्स हैव core of organic material around which is deposited either calcium carbonate, जिसको कैल्साइट कहेंगे, और कोलाइडल सिलिका, जिसको सिलिकॉन कहेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली द स्पिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इसके बेस पे ये दो तरह के हो सकते हैं स्पिक्यूल्स। पहला कैलकेरस और दूसरा सिलिसिस। कैलकेरस क्या होगा? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, और ये क्लास कैलकेरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। दूसरा सिलिसियस स्पिक्यूल्स की बात करते हैं, जो हेक्स एक्टिनिलिडा का स्पेशल कैरेक्टर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइज, द लार्जर स्पिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द मेन स्केलेटन आर नोन एज मेगा स्क्लेरस, ठीक है, एंड द स्मॉलर स्पिक्यूल्स विच अकर इंटरस्टिशियली आर कॉल्ड माइक्रोस्क्लेरस। आप ये टर्म्स, ये नोट्स पहले कॉपी पेन उठाइए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अभी फिगर आएंगे। फिगर में हम लोग समझेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किस डिज़ाइन और पैटर्न का है। फर्दर स्पिक्यूल्स में अकर इन सेवरल फॉर्म्स, जैसे कि वो सिंपल रॉड लाइक हो सकते हैं, और में टेक द फॉर्म ऑफ फॉर्क, चिमटे की तरह हो सकते हैं, एंकर की तरह हो सकते हैं, शॉवेल, स्टार, प्लम्स, अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न में कन्वर्ट हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकता है। दीज फॉर्म्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एक्सेस। उनमें कितने एक्सेस होंगे उस पर डिपेंड करता है, और उसमें कितने रेज होंगे उस हिसाब से वो पैटर्न चेंज करेगा और उस डिज़ाइन में वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंगली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। और पहला होता है मोनोएक्सॉन। पहला कौन होता है? ओके, so monoaxons spicules are formed by the growth along one axis. जब एक ही एक्सिस पे ग्रोथ होती है तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स बनते हैं। नीडल और रॉड और कर्व्ड, ठीक है, इतने तरीके से मॉडिफाई हो सकते हैं। देयर एंड्स मे बी पॉइंटेड, नॉब्ड और हुक्ड। उनके एंड भी तीन तरह से मॉडिफाई हो सकते हैं। मोनोएक्टिनल और डाइएक्टिनल है। अब इसका क्या मतलब है? मोनोएक्टिनल में जो ग्रोथ होती है केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, याद रखेंगे। इन मोनोएक्टिनल द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, whereas in diactinal growth occurs in both direction।
मोनोएक्सॉन्स आर बोथ, ये जो मोनोएक्सॉन है इनकी खास बात ये है ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं और सिलीसियस भी हो सकते हैं. सो यू मस्ट नोट दिस पॉइंट दैट मोनोएक्सॉन आर बोथ, दैट इज दे आर कैलकेरियस और सिलीसियस. ये दोनों तरह के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह का होगा. नेक्स्ट टेट्राएक्सॉन की बात करें. नाम से पता चल रहा होगा जिसमें 4 एक्सॉन होंगे. टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स आर विद टिपिकली 4 रेज. नाम ही पता चल रहा है ना. ईच पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. यूजुअली वन ऑफ द 4 रेज इज elongated and giving the appearance of a crown of 3 rays. है ना, एक लंबा सा हो जाता है, बड़ा सा बाहर निकलता है. Such spicules are termed ever when all rays are equal. They are calthrops. When all 4 rays persist, the tetraxon is referred as tetraradiate or quadriradiate. However, when one of the 4, और इसमें यूजुअली जो लंबा इलोंगेटेड वाला रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ओके, सो however one of the 4 rays is lost, the spicule becomes triradiate. So don't be confused that what is triradiate and what is triarene. So this is a great difference between trienes और triradiate में ये difference है. So triradiate are the characteristics of calcareous sponges. If the elongated rays become disc at the both end, it is called amphidisc. और ये एम्फीडिस्कोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक भी बन जाता है ना. एम्फीडिस्कोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है वो है ट्राईएक्सॉन. ठीक है, ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैज़ 3 एक्सिस. और ये जैसे सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं इस तरह से. तो 3 एक्सॉन हैं. अगर एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो कितनी साइड्स हो गई? 1 2 3 4 5 एंड फाइनली दिस इज़ व्हाट 6. तो आप कह सकते हो कि ट्राई एक्सॉन जो है इनमें 6 साइड्स बनेंगे. तो ट्राई एक्सॉन जो होते हैं वो 6 रेज को प्रोड्यूस करते हैं एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज हेक्सएक्टिनल. Triaxons are characteristics of glass sponges, है ना. जो ग्लास स्पंजेस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये है क्लास हेक्सएक्टिनेलिडा और सिर्फ इसी की ये स्पेशल क्वालिटी है. ठीक है. देन पॉलीएक्सॉन भी होते हैं. पॉलीएक्सॉन जो बनते हैं वो या तो बर शेप के हो जाते हैं या स्टार शेप के हो जाते हैं. दीज स्पिक्यूल्स विथ सेवरल इक्वल रेज रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट. दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ central point and they may be grouped to give burr or star-shaped appearance. Polyaxons are common among microsclerus. So these are different structures. अब 1 से लेकर के 3 तक की बात करिए. ये मोनोएक्सन है. पहले वाले में एक ही डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे ये ब्लंट एंड है और इसमें जो एक तरफ नुकीला पार्ट है यानी एक ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है. इज़ इट क्लियर? जबकि सेकंड वाले में, सेकंड स्ट्रक्चर में दोनों ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है और दोनों तरफ नुकीला पार्ट बन चुका है. थर्ड स्ट्रक्चर में अब ये कर्व हो चुका है तो ये डिफरेंट फॉर्म हो गए. फोर्थ स्ट्रक्चर से लेकर के 4 5 एंड 6 ये आपको दिख रहा होगा. टेट्राएक्सॉन भी हैं और कैसे हैं ये? टेट्रा रेडिएट भी हैं. ठीक. तो नॉर्मली इनमें एक आर्म क्या होता है? इलोंगेट हो जाता है. बाकी 3 ऊपर ताज की तरह रहते हैं, इसलिए इसको ट्राइन्स कहते हैं यानी क्राउन कहते हैं 3 एक्सॉन्स का, है ना. तो ये मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन में. जब इनमें से लॉन्ग वाला आर्म नॉर्मली जब लॉस्ट होता है तो ये वाई शेप्ड या फॉर्क शेप्ड को एज्यूम करते हैं एंड दिस आर व्हाट ट्रायरिन्स. इज़ इट क्लियर? इसके बाद जब दोनों तरफ डिस्क बन जाएगा तो ये होगा
एम्फीडिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये सिलीसियस में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये एम्फीडिस्कोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाती हैं। देन हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर नंबर 9, तो आप देख रहे हो कि ये 3 एक्सिस पर डेवलपमेंट हो रहा है, 1 2 3, और तीनों एक कॉमन जगह पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये ट्राई एक्सॉन डेवलपमेंट है, और जिसकी वजह से ये कॉमन पॉइंट में मिल रहे हैं तो 6 आर्म्स बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, हेक्स एक्टिनेलिड्स। तो ये केवल हेक्स एक्टिनेलिड्स में पाए जाते हैं, ये उनकी स्पेशल क्वालिटी है, उसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। 10 और 11 बहुत सारे आर्म्स बन रहे हैं। 10 वाला बर शेप्ड है और ये स्टार शेप्ड है, आप देख रहे हो। तो ये माइक्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशंस में आ गए। स्ट्रक्चर नंबर 12 जो है स्पंजिन फाइबर का नेटवर्क है, एक दूसरे में एकदम मैश हो चुके हैं बढ़िया से। सो दिस इज़ व्हाट स्पंजिन स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स। Calcareous spicules are secreted by special cells called sclerocytes, और ये जो स्क्लेरोसाइट है ये मेसेनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट से बनते हैं। 2 तरह की सेल होंगी जो स्पिक्यूल को बनाएंगी, पहला तो थिकनर होगी और दूसरा फाउंडर होगी। फाउंडर जो ऐसी सेल जो बीच में लेंथ को बढ़ाएगी, और थिकनर उस पर डिपोजिशन करके उसकी थिकनिंग को बढ़ाते हैं। ओके, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल और ईच रे ऑफ ट्राइरेडेड स्पिक्यूल इज सिक्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 2 स्क्लेरोसाइट्स, जिसमें से एक थिकनर सेल की तरह एक्ट करेगा और जो दूसरा होगा वो फाउंडर सेल की तरह एक्ट करेगा। अ बाइन्यूक्लिएटेड scleroblast is believed to give rise to these cells. Formation of spicules begins as a deposition of a particle of calcium carbonate between 2 nuclei. The particle grow drawing apart first the 2 nuclei, है ना, and then the 2 sclerocytes. पहले न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं, फिर धीरे धीरे सेल उनसे सेपरेट होती चली जाती है, बीच की लेंथ बढ़ती चली जाती है। थिकनर सेल्स लेज डाउन एडिशनल लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एडिंग टू द थिकनेस ऑफ स्पिक्यूल्स। ठीक इसी तरह का डेवलपमेंट सिलिका वाले में भी होता है, जो सिलीसियस डेवलपमेंट होता है। व्हेन स्पिक्यूल इज फुली फॉर्म्ड, both the cells wander into mesenchyme. Now यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पहला जो ए वाला सेक्शन आप देख रहे हो ये मोनोएक्सॉन टाइप के हैं, और बाकी यहाँ पे आपको तो टेट्राएक्सॉन और हेक्स वाले कंडीशंस दिख रही होंगी। सबसे पहले ये जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हैं आप देख रहे हो, ये 2 न्यूक्लियाई हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई में से एक फाउंडर न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेगा, फाउंडर सेल बनेगा, और दूसरा थिकनर सेल और थिकनर न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। इनके बीच में ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू होगा और स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। फर्दर ये डेवलप होते चले जाएंगे, न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और फाइनली ये देखिए इलोंगेटेड पोजीशन में आ गया 3rd वाला। एंड एट मैच्योरिटी अपना जो बना हुआ स्पिक्यूल है वो अलग हो जाएगा और सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर अलग हो जाएंगे, इनसे निकल के बाहर हो जाएंगे। इस तरह से स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी है, आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं। ये फाउंडर सेल है जो ठीक बीच में प्रेजेंट है, थिकनर सेल्स जो कॉर्नर पे हैं जो इसको थिक बनाती चली जा रही हैं, और ये प्रेजेंट जो क्या बोलते हैं एकदम मैच्योर कंडीशन है 6 वाला, इसमें आप देख सकते हैं दिस आर द फाउंडर सेल्स जो कि एक्सिस के पास ही हैं, और थिकनर सेल्स जो कि एंड की ओर भेज दिए गए हैं। सो दीज ऑल आर व्हाट थिकनर सेल्स। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। स्पंजिन की बात करना तो स्पंजिन फाइबर का जो नेचर है ये सिल्क की तरह होता है, और केमिकल कंपोजिशन में भी बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं। तो स्पंजिन is an organic horny elastic substance resembling silk
In chemical composition, like nails, hair and feathers, it is a scleroprotein containing sulfur and chemically related to collagen, which is a horny protein. It is insoluble, chemically inert and resistant to protein digesting enzymes. ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल काम है. स्पंजिन कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन, और ये 8 से 14% तक पहुंच जाता है कुछ स्पीसीज़ में. स्पेशली वो स्पीसीज स्पंजाइडी से बिलोंग करते हैं और एप्लिसेनिटी से बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन हो जा रही है? 8 से 14%. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉमर्शियली भी. इट इज़ स्पंजिन अकर इन वेरियस फॉर्म्स इन क्लास डीमोस्पंजी. डीमोस्पंजी में कई तरह से मॉडिफाई होके हमको मिलता है. इट में अकर एज अ सीमेंट कनेक्टिंग टुगेदर सिलिशियस स्पिक्यूल्स, जो कि मोनोक्सिनेटस से होंगे. ठीक है. मोर यूजुअली इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग और एनास्टोमोजिंग फाइबर, जो कि ऊपर हमने देखा एकदम मैशिंग या ब्रांचिंग स्ट्रक्चर की तरह होते हैं. इन विच सिलिशियस स्पिक्यूल्स आर एम्बेडेड, मोनोक्सिनेटा में होंगे. केराटोसोआ की बात करनी है, बहुत ही स्पेशल है और इस पर क्वेश्चन बनता है. इसको जरूर आप लोग नोट भी कर लेंगे और फिर टिक भी कर लेंगे. दैट इन केराटोसोआ स्पिक्यूल्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट. तो क्वेश्चन बनता है कि किसमें स्पिक्यूल्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं? केराटोसोआ में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं. एंड स्पंजिन एलॉन इज फॉर्म्ड. तो स्पंजिन ही केवल बनेगा कहाँ? केराटोसोआ में. अगर केराटोसोआ नहीं दिया है तो ऑप्शन में अगर डीमोस्पंजी है तो आप डीमोस्पंजी को टिक करेंगे. फिर से समझिए, केराटोसोआ ऑप्शन में है तो केराटोसोआ, क्योंकि ये स्पेसिफिक है. और अगर ऑप्शन में केराटोसोआ के बदले कहीं डीमोस्पंजी लिखा हुआ है क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से, तो आप डीमोस्पंजी को टिक करेंगे. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पीसीएस में और टीजीटी पीजीटी में कई बार रिपीट हो चुका है. होम एग्जामिनेशंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है बीएससी एमएससी में. ठीक है. स्पंजिन फाइबर्स आर फाइन थ्रेड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉफ्ट ग्रैनुलर एक्सियल कोर, जिसको कि मेडुला कहते हैं, विच इज सराउंडेड एक्सटर्नली बाई कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ स्पंजिन. ठीक है. तो मेडुला किससे सराउंड होगा? स्पंजिन से सराउंड होगा. अब यहाँ पे स्पंजिन के डेवलपमेंट को आप बहुत अच्छे से इस फिगर में देख पा रहे हो. फिगर 6 है. इसमें क्या है कि ये अगल बगल आपको वैक्यूल्स भी दिख रहे हैं और ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जहाँ से स्पंजिन फाइबर क्रिएट होते हैं और ये धीरे धीरे पूरी तरह से डेवलप होते चले जाते हैं. जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जाएगा इन फाइबर्स का, वैसे वैसे क्या होगा कि वैसे वैसे ये जो वैक्यूल्स बने हुए हैं ये दूर होते चले जाएंगे और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा फाइबर का. ठीक है. एक बहुत ही मैशिंग टाइप का फाइबर तैयार हो जाएगा. स्पंजिन फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय फ्लास्क शेप्ड मेसेनकाइम सेल्स, जिसको कि स्पंजियोब्लास्ट कहेंगे. और ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? अमीबोसाइट का मॉडिफिकेशन होगा, जो कि मेसेनकाइम में प्रेजेंट है. विच आर सीन कोटिंग द फाइबर, जो फाइबर को क्या करते हैं? कोट करते रहते हैं. ठीक है. स्पंजियोब्लास्ट बिकम अरेंज्ड इन रोज, ये क्या हो जाएंगे? रोज में अरेंज हो जाएंगे. एंड द स्पंजिन रॉड सिक्रेटेड बाय ईच, जो कि ये अब ये इसने सिक्रेट किया, फिर इन्होंने सिक्रेट किया. यहाँ भी एक क्या बोलते हैं आपका स्पंजियोब्लास्ट है. तो यहाँ पे बहुत सारे स्पंजियोब्लास्ट है, सब अपना अपना रॉड सिक्रेट कर रहे हैं और सभी रॉड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज़ होते चले जाएंगे. सो द स्पंजिन रॉड सिक्रेटेड बाय ईच फ्यूजेस with those of neighboring cells to form long fiber. Spongioblast later become vacuolated and degenerated after having secreted a certain quantity of spongin. तो इस तरह से स्पंजिन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं स्पंजेस के अंदर जो स्केलेटन पाए जाते हैं उसकी स्टोरी ख़त्म होती है. आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बिना झिझक मुझसे पूछिए. एंड थैंक यू वेरी मच.